एक एसोसिएशनिस्ट का जब आप जॉन स्टुअर्ट मिल की बात करते हैं, यानी मैं 2-3 नाम बताता हूं आपको। एक थे J.S. मिल, एक थे जॉन लॉक, इसके अलावा टॉमस पेन। ये वो थिंकर्स थे जो कि फिलॉसफिकली, पॉलिटिकली और कहीं कहीं एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब जॉन लॉक को आप पढ़ते हैं जब आप टैबुला रासा का थॉट पढ़ते हैं, और J.S. मिल को आप पढ़ते हैं जब आप बेसिकली इंटेलिजेंस वगैरह की जब आप बात कर रहे होते हैं। कौन से लॉज की यहां पे जरूरत होती है? एसोसिएशनिस्ट का मतलब क्या होता है? जोड़ना। कई बार आप सोचते हैं कि ये जो टैबुला रासा देने वाले व्यक्ति थे, क्या वो बिहेवियरिस्ट थे? पर बिहेवियरिज्म तो बाद में आया, तो वो बिहेवियरिस्ट तो हो नहीं सकते। क्या वो फंक्शनलिस्ट थे? फंक्शनलिस्ट भी बाद में आया, फंक्शनलिज्म भी बाद में आया, तो क्या वो फंक्शनलिस्ट हो सकते हैं? नहीं थे। फिर क्या वो स्ट्रक्चरलिस्ट थे? पर स्ट्रक्चरलिज्म भी बाद में आया। फिर वो थे कौन? वो थे एसोसिएशनिस्ट, यानी जो कि जोड़ करके चीजों को समझने में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि चीजें एक दूसरे से जुड़ करके ही समझी जा सकती हैं। इस जोड़ और तोड़ की जो व्यवस्था है, इसी को जोड़ा जाता है कहीं ना कहीं जॉन स्टुअर्ट मिल का जो थॉट था, या फिर आपने चारकोट और जोसेफ प्रायर को तो पढ़ा ही होगा जब हम फ्रॉइड पढ़ते हैं तब, उस दौरान, है ना। इसी तरीके से आपने ग्रैनविल स्टैनले हॉल, फ्रॉइड या कार्ल गुस्ताव यूंग, ऐसे ये सब उस टाइम के जाने माने साइकोलॉजिस्ट और फिलोसोफर्स हैं। इसके अलावा आपने पियाजे। आपको पता है अल्फ्रेड बिने के साथ 1922 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में बहुत समय तक उनकी लैब में इंटेलिजेंस पे काम किया था पियाजे ने। So Piaget was also talking and learning with Binet. ऑपरेशन ऑफ इंटेलिजेंस की तो गिलफर्ड भी कहता है। गिलफर्ड का जो थॉट है वो बहुत बाद का है। हम यहाँ पे ऑपरेशन ऑफ इंटेलिजेंस की बात बहुत शुरुआत में कर रहे हैं, जहाँ पे कि हम ये ढूंढ ही रहे थे कि हम इंटेलिजेंस को डिफाइन ही कैसे करें, क्योंकि अभी तक इंटेलिजेंस को डिफाइन ही नहीं किया गया था। तो इसकी डेफिनेशन देने के लिए सब लोग जद्दोजहद में थे, और जद्दोजहद एक और भी थी। वो ये थी कि हाउ टू डिफाइन समथिंग विच इज नॉट देयर येट। अगर मैं बात करूं कार्ल गुस्ताव यूंग की, या फिर मैं बात करूं फ्रॉइड की, तो उन्होंने पर्सनैलिटी के बहुत सारे पक्षों को स्टडी किया। इसी दौरान कॉग्निशन पे नजर डाली पियाजे ने। लेकिन ये सब अपनी चीजों को डिफाइन करने के लिए कहीं ना कहीं एक फैक्टर से प्रभावित थे। वो फैक्टर क्या था कि एक व्यक्ति अगर एक समस्या के अंदर है तो वो उस समस्या का जो समाधान करता है या वो उस समस्या को किस तरीके से देखता है, इसी से निर्धारण होता है उसके व्यक्तित्व का और उसके आगे वो किस तरीके से काम कर पाएगा। एंड दैट इज दी ऑपरेशंस ऑफ इंटेलिजेंस। अब इस पे काम कर रहे थे अल्फ्रेड बिने, और अल्फ्रेड बिने ने इन सभी लोगों के चिंतन को देखा और कहीं ना कहीं वो इनको स्टडी कर रहे थे। इस स्टडी के दौरान 1899 में, यानी इससे थोड़ा सा पहले, बिने बिकेम मेंबर ऑफ द फ्री सोसाइटी फॉर साइकोलॉजिकल स्टडी ऑफ चाइल्ड। हुआ ये कि फ्रांस के अंदर एक कानून आया, फ्रेंच एजुकेशन में एक परिवर्तन आया, और वो कानून था जिसने कि मैंडेटरी कर दिया जो बच्चे 6 से 14 वर्ष की आयु के थे। समझ रहे हैं, हमारे यहाँ पे 2001 में आया था ये कानून। फ्रांस में ये कानून आया 1899 में, टू अटेंड स्कूल, कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को
स्कूल अटेंड करना जरूरी है। विनय और दूसरे बहुत सारे लोग थे जो कि इस कमीशन में अपॉइंट किए गए, जिसे कहते थे कमीशन फॉर द रिटार्डेड। कमीशन फॉर द रिटार्डेड यानी जो व्यक्ति सोचने समझने योग्य नहीं है, यानी कि डिसेबल्ड के लिए। द क्वेश्चन became what should be the test given to the children thought to possibly have learning disability that might place them in a special classroom। प्रॉब्लम ये थी कि ऐसा कौन सा टेस्ट डेवलप किया जाए जो टेस्ट ये प्रिपेयर कर दे, ये फाइनलाइज कर दे कि ये जो बच्चा है ये इस क्लासरूम में नहीं बैठेगा बल्कि इसके लिए स्पेशल क्लासरूम होना चाहिए। 6 से 14 वर्ष के सारे बच्चे बैठेंगे स्कूल के अंदर, लेकिन हर बच्चे का लेवल तो बराबर नहीं है। अब इन सामान्य बच्चों के साथ में अब सामान्य बच्चा बैठ करके पढ़ नहीं सकता। ऐसा कौन सा टेस्ट बनाए जिसके कारण कि वो जो कमीशन फॉर रिटार्डेड है, तो ये जो रिटार्डेड बच्चे हैं उनको अलग किया जा सके। इनको अलग करने के लिए आपको कोई एक टेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। विनय मेड इट हिज प्रॉब्लम to establish the differences that separate to the normal children from abnormal and to the measure such differences और experimental de intelligence। ये सबसे पहला शुरुआती वर्क था जिसे कहते हैं experimental study of intelligence। ये वो बुक है he used to describe his methods and it was मेथड क्या था? मेथड क्या था? उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक बुक लिखी जिसके अंदर उन्होंने वो मेथड बताया जिस मेथड का इस्तेमाल किया गया किस तरीके से हम रिटार्डेड स्टूडेंट को अलग करेंगे और इसकी स्टडीज को डिफरेंशिएट करेंगे। तो बेसिकली अगर आप देखें कि इंटेलिजेंस टेस्ट की जो शुरुआत हुई और इंटेलिजेंस टेस्ट को जो बनाया गया वो सामान्य से अब सामान्य बच्चे को अलग अलग करने के लिए बनाया गया। ये जो फ्रांस की जो एजुकेशन थी उसमें जो 6 से 14 वर्ष की जो आयु का जो नियम लाया गया भारत से लगभग 102 साल पहले, उसके कारण ऐसा हुआ। विनय एक चेंज लाना चाहते थे। वो इस सोसाइटी में हर बच्चे को मौका देना चाहते थे। किस चीज का? सही एजुकेशन का। और वो सही एजुकेशन क्या है ये कैसे पता लगेगा? क्योंकि हर बच्चे के लिए उसी कक्षा की एक ही एजुकेशन तो सही एजुकेशन हो नहीं सकती। यहां से शुरुआत हुई वो कश्मकश जिसमें कि विनय को स्टडी करना था हाउ टू डिफरेंशिएट। अब पहले तो ये समझ लेना जरूरी है कि विनय फ्रांस में थे। फ्रांस में उन्होंने न्यूरोलॉजिकल रिसर्च में पार्टिसिपेट किया। उस दौरान उन्होंने जेएस मिल या चारकोट, प्रायर या फिर फ्रॉइड जैसे लोगों को भी पढ़ा, साइकोलॉजी का अध्ययन किया नेशनल लाइब्रेरी में। उनकी तैयारी हुई एसोसिएशनिज्म और कहीं ना कहीं साइको एनालिसिस जिस तरीके से काम कर रही थी, यानी पर्सनालिटी के दायरे को समझने की कोशिश की गई। इसी दौरान फ्रांस में एक परिवर्तन होता है जिसमें कि ये लाया जाता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को स्कूल जाना जरूरी है, लेकिन 6 से 14 वर्ष के जब बच्चे जाते हैं तो उसमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि दूसरे बच्चों जैसे नहीं हैं, यानी नॉर्मल नहीं है। अब इन नॉर्मल बच्चों के साथ दूसरों को पढ़ाया नहीं जा सकता। ऐसी स्थिति में विनय इसको अपना टास्क ले लेता है कि मुझे ये देखना है कि हाउ टू डिफरेंशिएट दोज स्टूडेंट्स जिनके लिए स्पेशल एजुकेशन की जरूरत है। इंटेलिजेंस टेस्ट के रूट्स में, इंटेलिजेंस टेस्ट की जड़ में जो है वो है स्पेशल एजुकेशन की दरकार। ये यहां तक हमारा उद्देश्य था समझने।